भारत के लिए बेहद गौरवशाली ये पल है। हमारा देश G20 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया भर से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी करीब 45 मिनट बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली में लैंड करेंगे। दिल्ली पहुंचने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर एक लोक कल्याण मार्ग पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। ये वो बायलैटरल टॉक्स है जिसका इंतजार पूरे विश्व को है। भारत में खास तौर पर जिस तरह की डिफेंस डील्स को लेकर चर्चा है, जिस तरह से दोनों देशों में ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हम आपको दिखाते हैं कि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच स्वच्छ ऊर्जा सबसे ज्यादा महत्व जिस मुद्दे का है। व्यापार, कैसे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जाए। उच्च प्रौद्योगिकी रिसर्च को लेकर भारत बहुत गंभीर है। रक्षा क्षेत्र जिसमें 31 प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भारत ने पहले ही भेज दिया है। इस बायलैटरल के जेट इंजन, छोटे जो मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स हैं, इस पर भी पूरे विश्व की नजर है। सिविल न्यूक्लियर तकनीक का कैसे आदान प्रदान हो। वीजा व्यवस्था भारतीयों के लिए बहुत बड़ी चिंता और उस वीजा व्यवस्था पर भी बातचीत की उम्मीद है। साथ ही रूस यूक्रेन जंग समेत विश्व की जो दूसरी तमाम चुनौतियां हैं, उन सब पर इस बायलैटरल जो मीटिंग होने वाली है उसमें चर्चा होगी। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते कैसे मजबूत हुए हैं। बाइडेन ने क्वाड को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच एक जो हमेशा केमिस्ट्री होती है और अक्सर फोन पर भी बातचीत होती है। दोनों नेता जब भी मिले हैं बहुत गर्मजोशी के साथ मिले हैं। हम आपको बाइडेन के कार्यकाल में हुए समझौतों के बारे में भी जरा बता रहे हैं। चाहे वो बोइंग एयर इंडिया डील हो, जनरल ऑटोमिक्स के डील हो, जिसके साथ हम ड्रोन डील भी बाइडेन के कार्यकाल में हुआ है। सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में निवेश भारत के लिए सबसे जो आप समझिए महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। संयुक्त अंतरिक्ष की जो यात्री मिशन है उसके लिए और चंद्रयान और आदित्य एयर के सफल लॉन्चिंग के बाद बहुत सारी उम्मीदें बनी हैं। हम आपको उन सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बारे में भी बता रहे हैं जो अभी तक भारत आ चुके हैं। सबसे पहले 1959 में आइजनहावर आए थे भारत, उसके बाद निक्सन आए 1969 में, 1969 में, 1978 में जिमी कार्टर आए, 2000 में बिल क्लिंटन, 2006 में फिर जॉर्ज बुश यहां भारत आए थे, 2010 और 2015 में बराक ओबामा और फिर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन पहली बार हिंदुस्तान आ रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अमेरिका कैसे और किस नजरिए से देखता है। G20 के इस आयोजन से, इन तमाम बायलैटरल से भारत को क्या फायदा होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं क्योंकि वो भव्य भारत मंडपम जिसका नजारा आज देखने के लिए तमाम लोग तस्वीरें देख रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र सचदेवा जी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की अन्य मेहमान भी सुशांत सरीन हमारे साथ सीनियर फेलो ORF के जुड़ेंगे। पूर्णिमा नाथ भू राजनीतिक के तौर पर हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर जुड़ रही हैं। आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि जो बाइडेन के साथ आज के उस बायलैटरल का मतलब क्या है। देखिए, जो बाइडेन आज लैंड करने के बाद बताया जा रहा है सीधा वो लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना होंगे और फिर 7 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट जब लैंड करेगी उसके बाद वो सीधा लोक कल्याण मार्ग पहुंच रहे हैं। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एयरफोर्स 1 से उड़ान भरी है और अब से बस थोड़ी देर बाद वो दिल्ली में लैंड करेंगे। दिल्ली पहुंचने के महज आधे घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति PM मोदी के आवास पर पहुंचेंगे, जहां दोनों नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। Friday, President Biden will participate in a bilateral meeting with Prime Minister Modi of the Republic of India. And on Saturday and Sunday, the President will participate in the official sessions of the G20 summit. अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच हुए समझौते मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इस बार भी मोदी और बाइडेन के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। द्विपक्षीय बातचीत में भारत में 6 परमाणु रिएक्टर लगाने पर बातचीत को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
इसरो और नासा के बीच स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाने पर बात हो सकती है। प्रीडेटर ड्रोन और GE जेट इंजन डील पर भी बात आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा चीन को कड़ा संदेश देने और रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया को अनाज और आर्थिक संकट से उबारने पर भी बात हो सकती है। G20 की मेजबानी ने भारत को एक नए मुकाम पर खड़ा किया है। दुनिया भर के खास मेहमान G20 के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। जापान के PM फूमियो किशिदा दिल्ली में हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव भी दिल्ली पहुंचे हैं और अब जो बाइडेन का इंतजार है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी दिल्ली आना था। उनका कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका था, लेकिन जो बाइडेन तब तक भारत के लिए उड़ान भर चुके थे। दिल्ली में जो बाइडेन ITC मौर्या होटल में ठहरेंगे। जो बाइडेन की 3 दिनों की भारत यात्रा और G20 शिखर सम्मेलन से दोनों देशों को काफी उम्मीदें हैं। जहाँ तक रुकावट थे, इंडिया बहुत अच्छी किरदार अदा किया उनके चेयरमैन स्टेटमेंट्स में बहुत बहुमत कैप्चर किया। वो इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल किया और बहुत प्रोडक्टिवली उसकी बातचीत और डिबेट्स कैप्चर किया। शनिवार और रविवार को जो बाइडेन G20 की बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज तक ब्यूरो। तो कुछ ही देर में चर्चा की शुरुआत होगी। पहले तो लैंड वो कर जाए हिंदुस्तान, उसके बाद से वो सीधा लोक कल्याण मार्ग जा रहे हैं। पूरे विश्व की नजर है। 2 शक्तिशाली मुल्क आमने सामने बैठकर बात करने वाले हैं। संजय मेश्राम साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आप ही ने बताया कैसे लेटर ऑफ इंटेंट अभी दे दिया गया है 31 प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए। साथ ही दोनों देशों में तकनीक के भी आदान प्रदान को लेकर कैसे डिजिटलाइजेशन और डिजिटल जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे हम अंडर प्रिविलेज को उपलब्ध करा पाए। इन तमाम क्षेत्रों में बहुत कुछ हो सकता है। पोटेंशियल मतलब जबरदस्त है, और क्या हम वो आज होते हुए देखेंगे? अंजना जी, बिल्कुल। पहली बात तो आपने बोला 2 विश्व शक्तियां मिल रही हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। मतलब हिंदुस्तान एक बड़ा विश्व शक्ति है, उसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका प्रेसिडेंट लैंड होते ही प्राइम मिनिस्टर के घर जा रहे हैं और बायलैटरल मीटिंग होनी है, उसकी बहुत अहमियत है। सवाल उठते हैं क्या क्या डिस्कस होगा। तो सबसे पहला तो डिफेंस डील्स होंगी। MQ-9B जो 31 ड्रोन्स का हमने लेटर ऑफ इंटेंट दे रखा है, मेरे को लगता है प्रेसिडेंट बाइडेन FSB रूट के जरिए कांग्रेस को प्रेजेंट करेंगे और लेटर ऑफ ऑफर हमें शीघ्र मिल जाएगा। और उसके बाद ये 31 MQ-9B ड्रोन्स आ जाएंगे, जिनकी खासियत है हायर एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जो 40 मिनट्स तक 40 आवर्स तक वो फ्लाई कर सकते हैं और 40,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर से ऊपर 40,000 फीट से ऊपर वो जा सकते हैं। तो ये सारी इसमें विशेषताएं हैं। और साथ ही में G414 इंजन जॉइंट प्रोडक्शन HAL के साथ उसकी संभावना है। खासकर वो तेजस 2 में जाएगा। हमें पता है G404 ऑलरेडी तेजस 1 में चल रहा है। तो ये सब देखते हुए MRO मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सिग्नेचर हो जाएंगे। तो डिफेंस डील पे काफी जोर रहेगा। और साथ ही इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है, जैसे आपने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी जो डिजिटल शक्ति है और लोगों का जो हमारा माइंड है, वो सब देखते हुए और इंडिया की मैन पावर, इंडिया की चेप लेबर, भूतपूर्व डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया है। कैसे हम लोगों को आधार के जरिए, लोगों की फेशियल आइडेंटिफिकेशन के जरिए, या फिर अगर आप डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, हमने डिजिटल क्षेत्र में विश्व में शायद सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाया। आज पूरी दुनिया हैरानी से देखती है, इतनी बड़ी जनसंख्या और उसके बावजूद डिजिटल तरीके से पेमेंट हो या फिर आइडेंटिटी के क्षेत्र में हो, हर जगह हमने मतलब ऊंचाइयां छुई। बिल्कुल। डिजिटल पेमेंट और डिजिटल आइडेंटिटी वगैरह जो हमने किया हुआ है, मेरे ख्याल तो ये पूरे विश्व में रिकॉर्ड है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद इतना वेल कोऑर्डिनेटेड, इवन जब ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन ये हो रहा था, आधार कार्ड वगैरह, इसको इतनी अच्छी तरह कोऑर्डिनेट किया है पूरे देश में। इतनी जनसंख्या को, बच्चों तक का, इसका सबका कराना मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और साथ ही डिजिटल पेमेंट का
अभी हाल ही में इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, कई प्राइम मिनिस्टर्स ने बोला है, प्रेसिडेंट्स ने कि ये हम भी अपने देश में लागू करना चाहते हैं। ये क्यों है? हमारे पास जो हमारा यूथ है, इंडिया के यूथ में इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है, क्योंकि वो आज उनका जो दिमाग है वो एक सॉलिड पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल की वजह से आज इंडिया सारे देश में, अमेरिका को आप देख लिए, ब्रिटेन को देख लिए, सब इंडियन यूथ को चाहते हैं कि वो उनके देश में जाए, चाहे नासा हो, चाहे कोई भी लेबोरेटरी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, जॉइंट कोलैबोरेशन। सेमीकंडक्टर्स, उस क्षेत्र में भारत कहां से कहां पहुंच सकता है। और जब हम चीन को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तमाम क्षेत्रों में पछाड़ने का सपना आज देख रहे हैं, तो यही सबसे ऊर्जा आती है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान तेज रफ्तार से कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ सुशांत सरीन जी भी बाहर से जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास भी रुबिंदर जी आएंगे। सुशांत जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो बाइडेन तो कुछ देर में लैंड करने वाले हैं, फिर बायलैटरल होना है, लेकिन ऋषि सुनाक आ गए हैं। भारत ने एक लंबी लकीर डिप्लोमेसी में खींची है, जिसमें हम अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, उसको मजबूती के साथ देखते हैं, डिफेंस डील्स कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ रूस से तेल भी खरीदते हैं, यूक्रेन को भी युद्ध के खिलाफ जो एक बात कहनी होती है, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, और जो दवाइयां वगैरह मदद की थी वो भी हमने की है। डिप्लोमेसी के क्षेत्र में ये G20 नए सिरे से फ्यूल कर रहा है भारत के उस एम्बिशन को कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है तो उसमें हम एक बड़ी शक्ति के तौर पर और दिशा दिखाने वाली शक्ति के तौर पर उभरे। देखिए, ना सिर्फ हम लोग उभर रहे हैं, लेकिन अब हमको वो संकोच भी नहीं हो रहा ये जताने में और ये दिखाने में कि भारत अब वो जो एक सहमा हुआ सा देश या एक सिर्फ थर्ड वर्ल्ड का नेशन या तीसरी दुनिया की प्रतिनिधित्व करता हुआ देश वैसा नहीं है। अब हम एक ब्रिज का भी रोल अदा कर रहे हैं तीसरी दुनिया के बीच में, और जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनके बीच में विकासशील देशों के जो इश्यूज हैं, जो उनके एजेंडाज हैं, उसको हम पटल पर लेकर के आ रहे हैं और उस पर एक वाद विवाद शुरू हो रहा है। और एक लिहाज से ये जो कोशिश है भारत की, इसका एक जियो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो विकसित देश थे, उन्होंने जो तीसरी दुनिया थी उसको एक लिहाज से उसके ऊपर से अपना एक हाथ ही उठा लिया था, और चीन को एक खुला मिला हुआ था, मैदान मिला हुआ था, और वहां पर अब हम बाकी दुनिया का जो अटेंशन है वहां पर फोकस करवा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल अब दुनिया में भी ये एक बात स्वीकार करनी शुरू कर दी है कि अगर विश्व के जो बड़े मुद्दे हैं, अगर आप उनको सुलझाना चाहते हैं तो भारत को साथ लिए बिना ये नहीं, संभव नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत के पास है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के पास है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल भारत अदा करता है। खित्ते के अंदर अगर कहीं पर कोई विपदा हो जाए तो पहले रिस्पॉन्डर हम बन करके उभरते हैं। खाड़ी के देश हों या दुनिया में और जो बाकी सारे मुद्दे हों, वहां पर हमारे यहाँ एक वजन है। और आपने रूस की बात की, आप ये देखें कि हमारी बड़ी आलोचना की पश्चिमी देशों ने कि भाई आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन रूस से तेल खरीद करके हमने दुनिया को एक लिहाज से जो आर्थिक विपदा थी उससे बचाया, क्योंकि ना सिर्फ दुनिया के अंदर तेल की कमी नहीं हुई, लेकिन तेल के दाम भी जो हैं वो इतने नहीं बढ़े कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाती। तो एक लिहाज से भारत ने एक बैलेंसिंग फैक्टर का भी रोल अदा किया है, और धीरे धीरे करके ना चाहते हुए भी बहुत सारे देश जो शायद भारत की रूस के प्रति जो एक मित्रता है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अब समझना शुरू कर दिए हैं कि भारत की जो नीति है वो सारी दुनिया के लिए ही बेहतर दिशा में चीजों को लेकर के जा रही है, बनस्बत इसके कि भारत भी रूस से अलग हो जाता, ना कोई मध्यस्थता करने का स्कोप रहता, ना जो तेल आ रहा है विदेशी मंडियों में वो आता, तेल के दाम बढ़ जाते, तेल की उपलब्धता नहीं होती। तो मेरे ख्याल एक बैलेंसिंग रोल वाला जो रोल अदा किया है
वो भी काफी लोग अब रिकग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं। और फाइनली मेरे ख्याल भारत ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो पश्चिमी देशों को एक संकेत भी दिया है कि देखिए, आप जो धौंस धमकी और अपने मीडिया का, जो इनका गोदी मीडिया है, उसका इस्तेमाल करके, भारत की आलोचना करके आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। हम वो करेंगे जो हमको लगता है कि हमारे हित में है, विश्व के हित में है। आप अगर ये समझते हैं कि हम वही वाले पुराने, कि आप हमको ऑर्डर करेंगे और हम यस सर करके रास्ते में आपके गिर जाएंगे, ये होने वाला नहीं है। हम अपने निश्चय खुद करेंगे और आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और सुशांत जी, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, बिल्कुल वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो कल ही एक्सपोज हो गया जब उन्होंने एक पुरानी होर्डिंग को दिखाकर एक आर्टिकल छापने की कोशिश की, तो वो कल ही एक्सपोज हो गया। लेकिन वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के खिलाफ अब किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से जवाब देना है, ये सब कुछ हो रहा है। पूर्णिमा जी आपसे, उसके बाद से रविंद्र साहब आपके पास आ रही हूँ। पूर्णिमा, बीते दिन भी आपसे बातचीत हो रही थी, ऋषि सुनक का इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि आई एम द लिविंग लिंक बिटवीन इंडिया एंड यूके। वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे वो, उनका पूरा परिवार, चाहे आप नारायण मूर्ति जी को देखिए, सुधा मूर्ति जिन्हें अभी पद्म भूषण मिला, उनकी जो पत्नी है अक्षता मूर्ति, वो उनकी बेटी है। तो एक लिंक कैसे वो गर्मजोशी के साथ अपने भारतीय लिंक की हमेशा चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म से जो उनका लगाव है और जो उनका धर्म है उसके बारे में, रक्षाबंधन के बारे में उन्होंने कहा। अब क्या हम ऐसे मकाम पर आज खड़े हैं जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ अपने निजी रिश्ते को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं? देखिए अंजना जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने ऋषि सुनक के नाम किया। अभी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अमेरिका में, विवेक रामास्वामी, वो भी कहते कि वो हिंदू है, प्राउड हिंदू है। और इससे पहले हमने कभी इस टाइप का सिचुएशन देखा नहीं, विश्व में हो या इंडिया में हो। हिंदुत्व जो है, हमारा हिंदूनेस जो है, कोई लीडर अपने हाथ में स्लीव्स में लेके घूमे और दुनिया में दिखाए कि वो इंडिया क्या है और हिंदुस्तान क्या है। आज जो सिचुएशन है इंडिया की, इंडिया में not only most populous country, India is the only country that can provide talent, technology and trust without the terror. मैं फिर से बोलूंगी, ये India is the only country that can provide talent, technology and trust without the terror. तो ये जो कंट्री, उसको आप निकाल नहीं सकते हो, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। ऑपोजिशन कुछ भी कहे, इनसाइड जाके बोले कि हम लोग लाइंग डाउन नहीं कर रहे, हम लोग सेप्टर का ड्रामा नहीं कर रहे, और यहाँ पे आके अमेरिका में आके ये सब बातें करे। और वेस्टर्न एंटिटीज ट्राई टू पोर्ट्रे इंडिया इन ए बैड लाइट। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे जैसे लोग, नॉर्मल लोग हैं, वी आर नॉट इन ए पोजिशन ऑफ विवेक रामास्वामी और सो, बट इन लोकल कम्युनिटी लेवल में भी हम लोग हिंदूनेस को हम लोग प्रमोट करते हैं। और ये जो सिचुएशन, ये आज से पहले हम लोग कभी नहीं देखे। नरेंद्र मोदी आने से पहले ये सब हम लोग कभी नहीं देखे। रविंदर जी, आपके पास आते हुए आप अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो बायलैटरल शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ होना था, उसकी भी तस्वीरें आने लगी हैं। दूसरी तरफ मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार है जो कुछ ही देर बाद आएंगे, और मुझे लगता है कि ये बुलेटिन होते होते ही उनके आगमन की खबरें आने लगेंगी, जिसके बाद बायलैटरल की शुरुआत। आप हमेशा कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व कर रहा है। हम हमेशा चर्चा करते हैं कि भारत किस तरह से तमाम मुल्कों के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है और एक बैलेंस बना रहा है। लेकिन अमेरिका, यूके, कल जर्मनी, इटली, इन तमाम मुल्कों के साथ बायलैटरल होने हैं। ये देश आज भारत को किस तरह से देखते हैं, ये भी उतना ही मायने रखता है कूटनीति में। वो नजरिया क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये कहता हूँ, मैं कल आपको मॉडल आके फिजिकल भी दिखाऊंगा आपके दर्शकों के लिए। ये ऑर्डर सिग्निफाई करता है, ये चीजें अरेंज है, कोई पिरामिड है, ऊपर 2-3 देश है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। शेख हसीना के साथ ये तस्वीरें आ रही हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल होनी है। और ये आप लोक कल्याण मार्ग के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को, एक आमंत्रित देश के तौर पर बांग्लादेश को इस बार बुलाया गया है। जो 9 देश बुलाए गए हैं उनमें से एक बांग्लादेश है, और शेख हसीना प्रधानमंत्री वहां की इस वक्त द्विपक्षीय बातचीत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करना भी, अगर आप देखें
तो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत दिलचस्प है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि एक्ट ईस्ट की जो पूरी पॉलिसी है उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पूरे क्षेत्र में कैसे आपको ताकत का संतुलन करना है, बैलेंस ऑफ पावर जिसे कहते हैं, उसमें बांग्लादेश की भूमिका को समझते हुए काफी जोर पीएम का हमेशा रहा है। सुशांत जी, मैं आ रही हूं, रविंद्र जी भी उस पर बोलना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, शेख हसीना के साथ ये मुलाकात पॉलिसी है, मेरे को तो अब दिखता है और रियलिटी है हमारी पॉलिसी होगी एक्ट ईस्ट साउथ। ट्रू, ठीक है, वन सेकेंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यस, बट शायद एक बेहतर टर्म हो, ये जो दुनिया बन रही है एक मैट्रिक्स बन रही है, इसमें अलग अलग इक्वेशन है। अब बांग्लादेश छोड़ा देश, पापुआ न्यू गिनी, उसको कौन जान, अमेरिका भी उससे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, चाइना भी। पापुआ न्यू गिनी के देश पैसिफिक आइलैंड्स के बोलते हैं भारत को कि आप हमारी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लीजिए। फ्रांस भारत से दोस्ती, अमेरिका, ये मैट्रिक्स अलग अलग बन रहा है। क्विक 2 पॉइंट्स अमेरिका इंडिया में। अमेरिका इंडिया में जो पार्टनरशिप्स हो रही है और बाइडेन वाली भी, इसमें आप एआई का मेंशन कर रही हैं, यस। एआई का पॉइंट ये है कि इस समय दुनिया में रेस लगी हुई है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की, जो कि एक्चुअली चाइना और अमेरिका की रेस है। अमेरिका को खतरा है कि चाइना उससे एआई रोबोटिक्स में आगे निकल जाएगा, कुछ में निकल भी गया है। तो अमेरिका अब भारत के साथ अर्जेंटली तेजी से पार्टनरशिप कर रहा है, टैलेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह की, एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जल्दी डेवलपमेंट हो, क्योंकि आने वाले वक्त की वॉर केवल टेक्नोलॉजी की ही नहीं, वॉर है स्टैंडर्ड्स की। जिसकी टेक्नोलॉजी पहले बन गई, जिसके स्टैंडर्ड पहले अडॉप्ट हो गए, वो स्टैंडर्ड्स आगे चले गए। तो ये एक बहुत अहम चीज है अमेरिका इंडिया रिश्तों के बीच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इन सब टेक्नोलॉजीज को लेकर के, जो कि आगे चलेगी। जहां तक डिफेंस की बात है, मैं शायद पहले भी आपसे बात हुआ था, हमें भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज की आर्म्स एंड एमुनेशन डिप्लीट हो गई है बहुत यूक्रेन वॉर के चलते। अमेरिका को अपने गोले बारूद तैयार और बढ़ाने हैं, इन्वेंट्री मिनिमम करनी है। इनके जैवलिन स्टिंगर मिसाइल्स का नंबर गिर गया है। चाइना से वॉर की तैयारी करनी है, ताइवान मांग रहा है मुझे दो, मेरे को चाइना से लड़ना है। अमेरिका को अब दिख रहा है कि भारत उसकी एक फैक्ट्री बन सकता है। जैसे 1980 के दशक में अमेरिका ने डिसाइड किया चाइना को मैं अपनी कंज्यूमर फैक्ट्री बना दूं, जूते, चप्पल, कपड़े एटसेट्रा, राइट। अब अमेरिका को यह दिख रहा है कि इंडिया से पार्टनरशिप मैं डिफेंस में ऐसे करूं, हमें भी चाहिए, हमारा भी फायदा है। देखिए, कोई भी डील जो हो रही है, दोनों पार्टीज को फायदा होगा तभी डील होगी। एक लास्ट पॉइंट, आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट्स, पर पता है एक बड़ी क्रिटिकल चीज है, यूक्रेन वॉर हुई, रशिया में मास्टर कार्ड और वीसा कैंसिल कर दिए गए, नेटवर्क स्टॉप कर दिया गया। कल को खुदा ना खास्ते हमारे यहां कुछ हो जाए और हम लोग केवल मास्टर कार्ड और वीजा पे चल रहे हैं और मास्टर कार्ड और वीजा इंडिया में अपना सिस्टम बंद कर दे, हम कहां के रहे? आत्मनिर्भर, अपने नेटवर्क डिजिटल पेमेंट बनाओ और दुनिया को दो। ठीक है, शेख हसीना से बातचीत पर आप सुशांत जी बोल रहे थे, छोटा सा क्विक कमेंट सर। देखिए, मेरे ख्याल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट ईस्ट की आपने बिल्कुल बात की, लेकिन मेरे ख्याल जो हमारा अपना नेबरहुड है, जो हमारा अपना पड़ोसी देश है, उनको हम कितनी अहमियत देते हैं। ये नहीं कि हम अहंकार में लुप्त होकर के अपने पड़ोसियों को भूल गए। लेकिन इसके साथ साथ अंजना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका जो है और कई सारे पश्चिमी देश जो हैं, बांग्लादेश की जो सरकार है, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ एक लिहाज से खड़ी हुई है, कट्टरपंथी ताकतों को वो पिछाड़ रही है, उनको हरा रही है। इनके ऊपर अमरीकी पता नहीं किस मानसिकता के तहत इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, और इनके ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि जमाते इस्लामी टाइप की आतंकवादी अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लॉबिंग से प्रभावित होकर के, या बीएनपी की लॉबिंग से प्रभावित होकर के, शेख हसीना जो कि एक प्रोग्रेसिव मॉडरेट बांग्लादेश की बात करती हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उनको हराने की कोशिश की जा रही है। उनको यहाँ पर निमंत्रित करके मेरे ख्याल ये भी भारत ने एक संदेश दिया है कि हमारे जो पड़ोस है, इसमें आप हमारी बात सुने। हमने श्रीलंका की भी मदद की जब उनके ऊपर आर्थिक विपदा आई। हम ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका और पश्चिमी देश म्यांमार के ऊपर इतना दबाव बनाएं कि म्यांमार चीन के खेमे में चले जाए और बांग्लादेश को आप अलग थलग कर दें, क्योंकि आपके अंदर आपके कुछ लोग
चाहे वो प्रभावित होकर के इनकी लॉबिंग से या इनके पैसे से या इनकी ऑर्गेनाइजेशन से आप इनके ऊपर जो दबाव बना रहे हैं, उसके खिलाफ भी एक ये संकेत दे रहा है भारत कि आप इस तरीके का काम ना करें। और मेरे ख्याल ये बहुत एक अहम पेशरफ्त है प्रधानमंत्री जी की, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को निमंत्रित करने की। बिल्कुल, और उनके साथ ये बायलैटरल मीटिंग जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद एक हिस्सा इधर है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, पालता है, पोसता है, और दूसरी तरफ कट्टरपंथ से जूझता हुआ एक मुल्क जिसके प्रधानमंत्री इस वक्त बायलैटरल करें। अजय जैन भुटौरिया साहब, मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं, ऋषि सुनाक जब आज आए हैं तो उन्होंने 2-3 मुद्दों पर बहुत गंभीर बातें की है। सबसे पहले उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ 2 टूक जबरदस्त तरीके से सीधा अपनी बात कही है। हिंदू धर्म को लेकर भारत जिस तरह से आयोजित कर रहा है G20, उस पर कहा है ब्रिटेन में कोई हिंसा उग्रवाद स्वीकार्य नहीं है, ऋषि सुनाक ने कहा है। आइए हम आपको सुना देते हैं उनका वो हिस्सा जिसमें उन्होंने खालिस्तान मामले पर 2 टूक अपनी बात कही। Let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. ऋषि सुनाक ने इसी के साथ हिंदू धर्म को लेकर भी, क्योंकि हमेशा वो अपनी आस्था, अपने विश्वास को लेकर चर्चा करते हैं। मुरारी बापू के एक फंक्शन में भी जब वो आए थे तो उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में कहा था। आइए आपको वो हिस्सा भी जल्दी से सुना दें। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. तो ऐसी खबर भी आई थी कि वो अक्षरधाम मंदिर जा सकते हैं, और वहां पर अब चूंकि उन्होंने कहा है कि मंदिर जाने की उनकी इच्छा है, लेकिन वापस अजय जैन भुटौरिया साहब, यूके भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, और ऋषि सुनाक जिस तरह से अपने भारतीय जड़ों का जिक्र करते हैं, अक्षता अपनी पत्नी की वजह से और नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति की वजह से, और इसी के साथ हिंदू धर्म को लेकर वो कहते हैं। अब जो बाइडेन आ रहे हैं, चूंकि आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से आप हैं, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि किस तरह से अमेरिका भारत के G20 के होस्टिंग को देख रहा है। दूसरा, जो बायलैटरल है उसमें क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट और ऐसे तो तमाम कंसर्न्स हैं ही, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में दोनों आगे क्या कर सकते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या बताएंगे आप? नमस्ते, थैंक यू। देखिए, एक जब से प्रेसिडेंट बाइडेन यूएस में प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ताइवान के और चाइना के ऊपर कम से कम डिपेंडेंसी हो, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की, उसके ऊपर साइंस एंड चिप्स एक्ट के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जब इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसमें इन्होंने चाइना के ऊपर कम से कम डिपेंडेंसी और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जब कोविड क्राइसिस हुई थी तो हमारे यहाँ पे मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी और हुई, तो इस तरह से ये देखते हुए ये इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर के आ रही है, जहाँ पे इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज है, हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे इंडिया कुड बी ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर। इसके अलावा डिफेंस में इंडिया कुड बी ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर, जहाँ पे तो ये देखते हुए बायलैटरल बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस में जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होगी, और ये कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंडिया के साथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जब स्टेट विजिट पे ये काफी कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, जहाँ पे इंडिया कुड बी ए वर्ल्ड लीडर इन पब्लिक हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ अपॉर्चुनिटीज और मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल, और कोविड ने ये साबित भी किया कि कोविड में जिस तरह से हमने आत्मनिर्भर होकर अपनी वैक्सीन्स बनाई, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, कई हमने ऐसे देशों को भी जिनके लिए मुश्किलें थी बहुत ज्यादा इससे लड़ने की, उस समय हमारे हेल्थ सिस्टम का रियल टेस्ट जिसे कहते हैं, और एक ऐसे वक्त पर जब बहुत शक्तिशाली यूरोपीय मुल्क, संजय वेस्टर्न साहब, मतलब ऐसे बड़े बड़े मुल्क
जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, बस खबरें आ रही थी कि कितने लोगों की मौतें हो रही हैं, उन सब वक्त पर हमने काफी हद तक अपने परिस्थितियों को संभाला लॉकडाउन के जरिए, और बाद में वैक्सीन के जरिए भी जो कार्यक्रम चला वो शायद विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, बिकॉज जो पॉपुलेशन हमारा है। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को आज आप किस मकाम पर देखते हैं? ये सच है कि G20 में आएंगे, ये सच है कि इस तरह की जो बायलैटरल्स होती हैं या बड़े समिट्स होते हैं, अब इसमें तो विकसित देश भी हैं, विकासशील भी देश हैं, बहुत कोई चमत्कारिक आउटकम डॉक्यूमेंट या जॉइंट कम्युनिके हो ना हो, लेकिन इन सब के साथ ही भारत के लिए ये एक मंच है अपने आप को विश्व के सामने प्रोजेक्ट। नाम के बाद, नाम समिट जब ऐसे तमाम नेता अन्य मुल्कों के आए थे 1983 में मेरे ख्याल, उसके बाद से ये पहली बार इतना बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का। दो मुद्दे, पहला तो हमारा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में संबंध, मेरे ख्याल लगता है जो हमारा जो अभी संबंध है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे है। हमारे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, और आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है चीन, और यही चुनौती है अमेरिका के लिए। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है दो महाशक्तिशाली देश के बीच में। और दूसरा, एक सवाल आपको टोक के पूछूं, एक पूर्व फौजी के रूप में, जब शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं? साफ जाहिर होता है शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ये चाइना का डर दिखाता है। वो क्यों डर रहे हैं? इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन चुका है, हाँ। साउथ का ग्लोबल लीडर है, शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश आ रहे हैं जो बात करते हैं मतलब अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की, वहां पर वो क्या चेहरा दिखाएंगे? और प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी अभी आसियान समिट में साफ कहा कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर जो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही कि इंटरनेशनल एक रूल बुक होना चाहिए जिसको लेकर इंटरनेशनल ऑर्डर को माना जाए। नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार संकेत दे रहे हैं, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि जब हम मेहमानों को, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा ही है, हम मेहमानों का खूब खुले दिल से स्वागत करते हैं, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते हैं, तो कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अच्छा ही हुआ नहीं आए हैं। बिल्कुल, शी जिनपिंग का ना आना ये साफ दिखाता है इनके मन में एक डर है भारत के प्रति, जो एक छवि हमारी बन गई है विश्व लीडर के तौर पे, विश्व गुरु के तौर पे। पूरा वर्ल्ड यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, सब आ रहे हैं, और जो जिस प्रकार हम ये आयोजित कर रहे हैं इतना डाइवर्स तरीके से, इतना इंटेंस तरीके से किसी भी देश ने नहीं किया है। चीन के अंदर भी ये G20 समिट हुआ है, ऐसा उनको नहीं हुआ है, तो एक कंपैरिजन हो जाता है। दूसरा, प्रेसिडेंट बाइडेन भी आ रहे हैं, उनके जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं तो ऑब्वियसली वो उनको फेस नहीं कर सकते थे। साथ ही में जो एक इम्पोर्टेंस इंडिया को मिल चुकी है और जो हम लीडर बन चुके हैं ग्लोबल साउथ, क्या विश्व के लीडर, जो बढ़ता हुआ कद है, हाँ, तो वो उनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो अब वो क्या है, हमारे बॉर्डर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकत करा चाहेंगे जिसको एम्बेरसमेंट के तौर पे या इरिटेंट के तौर पे करेंगे। इतने प्रेडिक्टेबल हो गए हैं वो कि मतलब पता नहीं, दो नेशन तो है दोनों तरफ जिनके पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा। बिल्कुल, G20 की एक कवरेज और G20 के इस आयोजन और G20 में जिस तरह से नेता रहे हैं, ऋषि सुनाक का, सचदेवा जी आपके पास आते हुए, ऋषि सुनाक और उनके इर्द गिर्द भी एक तिलिस्म इसलिए बन गया है क्योंकि भारतीय मूल, और वहां से जो पूरी उनकी पहचान है उनको लेकर भारतीयों में बहुत जोश है। कई लोगों से मैं मिली आज G20 के भी दौरान, सबको लग रहा है कि आने वाले वक्त में व्यापार के क्षेत्र में बहुत जो है आने वाले इन देशों के साथ हमारे रिश्ते बढ़ेंगे और व्यापार के क्षेत्र में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए अवसर आएंगे। किस तरह से आप देखते हैं? एब्सोल्युटली आएंगे। एक दो क्विक पॉइंट, जैसे आपने कहा ना कि भारत का भी क्या सिचुएशन है दुनिया में, मुझे ध्यान आ रहा था, कंप्यूटर होते थे ना, लैपटॉप, उन पे लिखा होता था एक स्टिकर, इंटेल इनसाइड। भारत आज की दुनिया में एक तरह का इंटेल इनसाइड बन गया है इस विश्व कंप्यूटर का, क्योंकि हम वैल्यूज दे रहे हैं, हम मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई लीडर और नहीं बात कर रहा, आप पॉलिटिक्स अलग, हाँ, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है बाइडेन और वेस्ट, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी, बट जियो और जीने दो, वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम सब इंटरकनेक्टेड है, ये कौन बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, जबकि यही असली बेसिस है ह्यूमैनिटी का। और कोविड के बाद तो और शॉक होकर के रियलाइज हो गया, मदर नेचर और ह्यूमंस अगर कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे, हार्मनी में रहेंगे, तो हम भी नहीं रहेंगे। तो ये जो इंटेल इनसाइड भारत बन गया, ये थॉट लीडरशिप ऐसे समय में आ रही है जब इस समय दुनिया को जरूरत है। ना, जहां तक रही बात व्यापार की, इससे पहले पिछले शो में शायद एक कमेंटेटर सही, मैं बार बार
देखिए, जब हमारे रिश्ते किसी देश से बढ़ते हैं, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, ब्रिटेन से आप कह रही हैं, राइट, हम कह रहे हैं, तो होता क्या है, ब्रिटेन की कंपनी ये देखती है कि हमारी सरकार की भारत से कितनी अच्छी दोस्ती है। अगर उन्हें लगता है कि हमारी सरकार और भारत सरकार की अच्छी तालमेल है तो वो ज्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि अगर मैंने निवेश किया, मेरे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आया तो मैं अपनी सरकार को बोलूंगा, मेरी सरकार भारत सरकार को बोलेगी और मेरी प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो जाएगी। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना, वो वेट करते हैं अपनी देश की सरकारों का अच्छे रिश्तों के लिए डेस्टिनेशन कंट्री का। तो भारत के अब जब इतने अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, जो बायलैटरल्स हो रहे हैं 15 ये सब उसी ऑब्जेक्टिव से है कि हमारी एंगेजमेंट्स बढ़े, ट्रेड की वो असलियत है जिंदगी की, इकोनॉमिक्स। बट एक लास्ट चीज ऑल्सो आई से, पीएम ने आई थिंक कल आसियान में बहुत सही बात कही थी, ह्यूमन सेंट्रिक। देखिए, दुनिया, हर देश केवल मार्केट नहीं है, हम लोग एक समाज है, एक सोसाइटी है। होता क्या है, दुनिया भर के लीडर्स, खासकर कैपिटलिज्म ये सोचता है कि दुनिया को देखो, देश को देखो मार्केट के नजरिए, सारी पॉलिसी डिजाइन फॉर अ मार्केट। नो, ह्यूमंस हैं। पीएम ने ये बहुत ही अहम बात वजह से कही थी। ठीक है, सुशांत जी आपका टेक जल्दी से मैं इस पर चाहती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा रहस्य तो है नहीं कि कौन से वो दो देश हैं जिनके पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा इस वक्त, लेकिन G20 के इस आयोजन से भारत अपने आप को एक सांस्कृतिक, एक ऐसा देश जो अपनी कला को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने इतिहास को लेकर गौरव महसूस करता है और उसे पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहा है। हमने सिर्फ दिल्ली में ये 3 दिन का नहीं समिट रखा, तमाम जो अलग अलग लेवल्स की बातचीत हुई, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और ईटानगर से लेकर जयपुर, तमाम जगहों पर हमने कार्यक्रम किए और इंडिया को शोकेस करने के एक बेहतरीन मौके के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही बात है अंजना, और मेरे ख्याल ये एक बहुत अच्छी का हमने बात की। मतलब कश्मीर में आपने ऑर्गेनाइज किया, अरुणाचल में किया, बहुत लोगों के पेट में मरोड़ उठा इसके करके। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत का हर कोना जो है उसकी एक अहमियत है, और अगर हम दुनिया को दर्शा सकते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, वो अरुणाचल हो, वो तमिलनाडु हो, टूरिज्म का उस पर प्रभाव पड़ता है, तमाम चीज़ों का आप उसको शोकेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से हमने जो आयोजन किया, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अब हमारे यहाँ पर वो शर्माने वाली बात नहीं रही कि यार हमारा जो कल्चर है वो हम दुनिया को दर्शाए नहीं। हम जो हैं हम वो हैं, हम अपने आप को वैसे ही दर्शाएंगे जैसे हम हैं। आप अगर ये समझते हैं कि अब हमारे स्किन में हम लोग कोई गोरे बन के आपके सामने पेश होंगे, हम ये नहीं करेंगे। हम भारतीय हैं, हम भारतीयों की तरह ही आपके साथ डील करेंगे। और मैं मानता हूं कि चाहे वो ऋषि सुनाक हो, देखिए ऋषि सुनाक को मैं भारत का हितैषी नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि वो एक भारतीय मूल के ब्रिटिश आदमी है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जहां पर मैं उनकी सराहना करता हूं वो ये है कि वो अपनी जो हेरिटेज है, अपना जो संस्कृति है, उससे वो मुंह नहीं फेरते। बहुत सारे लोग, ये बॉबी जिंदल टाइप के टुच्चे जो थे अमेरिका में, ये अपने आप को अलग कुछ दिखाने की कोशिश करते थे। तो ऋषि सुनाक के बारे में जो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है, वो अपनी जो उनकी हेरिटेज है उसको ओन करते हैं। उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, ना भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्रिटेन में। तो हमको उनके साथ वैसे ही डील करना चाहिए हम जैसे ब्रिटेन के किसी और प्रधानमंत्री के साथ डील करते हैं। कोई अलग से नहीं डील करने की जरूरत। जैसे हम कमला हैरिस को ट्रीट करेंगे, या कल को अगर विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, चाहता हूं कि वो बन जाए, क्योंकि कुछ अकल देंगे वो अमेरिकियों को कि कैसे अपने देश को चलाना है। तो ये उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन हमको ये मान करके चलना चाहिए, हमको हमारी जो संस्कृति उसको हम कैसे और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करें। और देखिए, वीजास को लेकर भी बातचीत होनी है जो बाइडेन से। परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ग्रीन कार्ड मिलने में बरसों बरस लग जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग वीजा पर वहां काम कर रहे हैं और शायद उन्हें कभी ना मिले। लेकिन ऋषि सुनाक की चर्चा आप इतनी कर रहे थे, जो बाइडेन के लैंड करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक और हिस्सा आपको ऋषि सुनाक की बातचीत का सुना देते हैं, जिसमें वो G20 के आयोजन पर भारत की प्रशंसा कर
I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, और लगभग वैसा ही कहते हुए ऋषि सुनक वो यहां तक कह रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसी दशक में भारत को बनता हुआ वो देख रहे हैं।